26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। अब सन 2024 चल रहा है। आज़ादी के लगभग 53 साल बीत चुके हैं। ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 की शाम को अपने हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भागना पड़ा। इसकी शुरुआत तभी हो चुकी थी जब बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी वंशजों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का कोटा बहाल करने के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके विरोध में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग की और साथ ही प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग भी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सत्तारूढ़ पार्टियों के बीच भड़की हिंसा ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली और सैकड़ों लोग घायल हो गए। हालत इतने खराब हो चुके थे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लग गया। वह इंटरनेट बैन हो गए और पूरे देश में सेना तैनात हो गई और सेना ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आखिर ये कोटा सिस्टम है क्या? इसको समझने के लिए हमें बांग्लादेश के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1947 को भारत और पाकिस्तान देश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के हिस्से में वेस्ट पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 26 मार्च 1971 से पहले एक ही देश थे जो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दोनों देशों में मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद भी ऐसा क्या हो गया कि दोनों देश अलग हो गए? वेस्ट पाकिस्तान ज्यादा पावरफुल होने की वजह से लगातार ईस्ट पाकिस्तान से भेदभाव करता था। ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला भाषा बोली जाती थी, जिस पर उर्दू भाषा थोपने का काम पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा किया गया। चाहे बजट की बात हो या अन्य किसी चीज की, हर जगह भेदभाव ईस्ट पाकिस्तान को देखने को मिल रहा था। इसी समय पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए। ईस्ट पाकिस्तान के पास 138 सीट और वेस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट थी। मुख्य रूप से दो पॉलिटिकल पार्टियां, वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो की पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी व ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के बड़े नेता थे। उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे भेदभाव को अपने आवाम के सामने रखने में सफल हुए, जिस कारण से उन्होंने 162 में से 160 सीटें जीती, जबकि पीपल्स पार्टी ने 138 में से 81 सीट जीती। अवामी लीग बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिस जीत को ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर व आर्मी जनरल याह्या खान व पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा अवामी लीग की जीत को मान्यता देने से मना कर दिया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। 7 मार्च 1971 को ढाका के रेसकोर्स ग्राउंड में मुजीबुर रहमान ने एक आइकॉनिक स्पीच दी। सभी को एक रहने और एक अलग देश बांग्लादेश की मांग की। 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान पहुंची और आज़ादी की मांग दबाने लग गई, जिससे कई सिविलियंस की मृत्यु हो गई, जिसको काउंटर करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान ने मुक्ति वाहिनी फोर्स का गठन किया, जिसमें कई रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर व सिविलियन भी शामिल थे। मुक्ति वाहिनी फोर्स को भारत सरकार से भी सपोर्ट मिला। इंडियन आर्मी व मुक्ति वाहिनी ने मिलकर वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को हरा दिया और 26 मार्च 1971 को एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। शेख मुजीबुर रहमान फ्रीडम मूवमेंट के चेहरा बनकर उभरे और वह बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। अब आती है कोटा की बात। जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली, शेख मुजीबुर रहमान ने एक वादा किया कि जो लोग जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में भाग लिया और उन महिलाओं को जिन्होंने अत्याचार सहे, उन्हें एक स्पेशल कोटा दिया जाएगा गवर्नमेंट सर्विसेज में। इनिशियल कोटा सिस्टम में 30% फ्रीडम फाइटर को, 10% उन महिलाओं को जो आज़ादी के दौरान अत्याचार सहे और 40% बैकवर्ड के लिए कोटा निर्धारित किया। 1997 में कोटा सिस्टम में चेंज लाया गया कि कई फ्रीडम फाइटर की तब तक मौत हो चुकी थी, जिसमें अब उनके बच्चों को लाभ दिया जाएगा। वह 2010 में फिर से चेंज लाया गया और अब उनके पोता पोतियों को कोटा सिस्टम का लाभ दिया जाएगा। इसी कारण सन 2018 में देश भर में इस कोटा सिस्टम के विरोध में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। यह मामला 8 मार्च सन 2018 को हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जिसने यह पिटीशन डाली थी उसका इस पिटीशन से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए शेख हसीना सरकार ने इस कोटा सिस्टम को कंटिन्यू करने का निर्णय लिया, लेकिन प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। दबाव में आकर शेख हसीना ने इस कोटा सिस्टम को वापस ले लिया। 6 साल के अंतराल के दौरान इसमें फ्रीडम फाइटर के कई रिलेटिव्स कोटा सिस्टम को पुनः लागू करने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे। 5 जून सन 2024 को हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों वंशजों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का कोटा बहाल करने के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके विरोध में छात्रों ने
विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे, जिससे प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सत्तारूढ़ पार्टियों और समर्थकों के बीच भड़की हिंसा ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली और सैकड़ों लोग घायल हो गए। हिंसा इतनी बढ़ती गई कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुसे, चारों तरफ तोड़फोड़ और विभत्स वीडियोज सामने आने लगे। स्वतंत्रता के नायक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ना व उन पर पेशाब करने का वीडियो भी सामने आया। कई हिंदू भी इस दंगे के चपेट में आ चुके हैं, जिस पर बांग्लादेश वासियों को विचार करने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का भी हाथ है। बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तानी उच्चायोग पर कट्टरपंथी छात्र प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान अंदर खाने से छात्रों को समर्थन के जरिए बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान समर्थक जमात से जुड़े छात्र प्रदर्शनकारियों को एक वर्ग को संपर्क में है जो बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। लेकिन अब बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। शांति का नोबेल जीतने वाले यूनुस को बांग्लादेश में बैंकर ऑफ पुअर्स के नाम से जाना जाता है। साल 2006 में नोबेल का शांति पुरस्कार जीतने वाले यूनुस माइक्रो फाइनेंस के जरिए ग्रामीण इलाकों में हजारों बांग्लादेशियों को गरीबी के चक्र से बाहर निकाला। 84 वर्ष के यूनुस बांग्लादेश की कमान ऐसे वक्त संभाला जब राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। देश में लूटपाट, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। मोहम्मद यूनुस के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाइयां देते हुए कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, जिससे हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा सुनिश्चित होगी। थैंक यू।